हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपका स्वागत करता हूं अपने समर्थ बैच के चैप्टर नंबर 2 11th क्लास के एक नए टॉपिक के साथ। ये जो हमारा नया टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को अगर हम देखें, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में बेटा फिर से याद दिला दूं आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोटिस्टा के बारे में बहुत कुछ हटके और इम्पॉर्टेंट जानकारी दी थी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में अगर हम देखते हैं बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा फंजाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फंजाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस पे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और आपको इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। समझ में आई बेटा? तो हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा आपका, वो है आपका फंजाई। मैं आपको फिर से याद दिला दूं बेटा, हमारी बूस्ट योर नॉलेज सीरीज आ रही है बेटा, उसे मैंने आपको बताया था। फटाफट से आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, और उसके अंदर हर टॉपिक के रिलेटेड हम एक छोटा टॉपिक समझाएंगे और आपका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। उन क्वेश्चनों को कर लेना। बायोलॉजी में मैं आपको गारंटी बता रहा हूं बेटा, जो मैं क्वेश्चंस आपको भेजूं उनको अच्छे से कर लो। आप ऑन द टिप अपने कंसेप्ट रखोगे और सिलेक्शन 100% होगा बेटा। सही है ना? पर बेटा उस चीज़ के लिए आप हमें बेटा फॉलो करें बेटा। हम फिर टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं बच्चे। टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है बेटा, थोड़ा पहले जनरल एक बात बता दूं बेटा। तो फंजाई के बारे में एक जनरल अगर हम डिस्कशन करें तो वो हमें क्या समझ में आता है बेटा, है ना? अगर हम एक जनरल बात समझाने की कोशिश करें तो जो फंजाई है, अगर मैं फंजाई के बारे में बात करता हूं बेटा, तो फंजाई के लिए हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? फंजाई के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करें तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? वो वर्ड यूज़ होगा बेटा क्या, वो ये फंजाई क्या होता है बेटा? ये एक क्लोरोफिलस प्लांट है। प्लांट जैसे ही तो है, पर उसके अंदर क्या है बेटा? क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आई बात? तो ये एक क्लोरोफिलस प्लांट है, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है बेटा। बहुत ध्यान से समझना, आज का फंजाई का टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, पर मैं कंफ्यूजिंग लगने नहीं दूंगा। बस आप थोड़ा फोकस रखना है ना। आप फोकस रखोगे, आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है बेटा? सही है? 100% कंसर्न आप अपने भाई पर रखें बेटा। सही है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दें। एक क्लोरोफ्लेस है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अब एक क्लोरोफ्लेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस में एब्सेंट रहेगी। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो यार अब खाना, भूख तो लगेगी ना इसे भी तो एनर्जी चाहिए, इसे भी तो अपना पालन पोषण करना है, ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है। तो अब ये क्या करेगा बेटा? अब ये फिर किसी और पर डिपेंड करेगा ये ऑन अदर्स। किस लिए बेटा? स्पेशली फूड के लिए। स्पेशली फूड के लिए, और भी चीज़ों के लिए, शेल्टर के लिए भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर स्पेशली ये फूड के लिए इस पर डिपेंड करेगा। और जो भी खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हेट्रोट्रॉफ। तो सबको समझ में आई बेटा क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कि ये आपके स्पेशली क्या होते हैं? ये बेटा हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है। होते एक प्रकार के प्लांट हैं, पर ऐसे प्लांट जो प्लांट के सारे कैरेक्टर शो नहीं करते, मैंने आपको बताया था, इनको फंजाई ग्रुप में रख दिया जाता है। सबसे पहला लेक्चर बेटा, जिसने भी नहीं देखा हो फटाफट देख ले बेटा इसको। कहानी समझ में आई? जनरली हम इसके आगे की बात करें बेटा, तो ये क्या होता है, ये कहाँ पाए जाएंगे? अगर हम देखें बेटा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके, मैंने आपको देखो एनसीईआरटी में एक लाइन एनसीईआरटी, ये लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसकी एक एक बात का एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए बेटा। समझ में आई बात? तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले हम एनसीईआरटी की मार्किंग करते हैं लाइन बाय लाइन। ये एक यूनिक किंगडम है जिसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रहता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्यों रहता है बेटा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, खाने के लिए किसी और पर डिपेंड करता है। सबको समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में।
सही है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब इसका रंग रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं। आप ये जनरली कह ही नहीं सकते कि आपके इस फंजाई में ये होगा, एक जनरल चीज़ तो है, पर उसकी वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे अलग अलग रंग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे इसमें वर्ड आएगा फ्रूटिंग बॉडीज़, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें वर्ड आएगा बेटा हाइफी, इसमें जो वर्ड आएगा बेटा वो क्या आएगा, इसके अंदर हम बहुत सारे स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती है बेटा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है बेटा। तो ये जो आपके है इसमें बहुत सारे आपके हैबिटेट जो है अगर देखा जाए बेटा, ये कहाँ पाया जाएगा आपका, ये जो हैबिटेट अगर देखें हम ये कहाँ पाया जाता है, ये बेटा स्पेशली देखा जाए तो मॉइस्ट एंड डम प्लेस, स्पेशली। ऐसी बात नहीं है कि और कहीं नहीं पाया जाता, सड़ी गली ब्रेड्स पर आपके एनसीईआरटी कहती है, खराब फलों पर, सब्जियों पर, इन पे भी पाई जाती है। उनमें देखोगे वहाँ पे सड़न कुछ ना कुछ हो रही होगी और वहाँ पे नमी जरूर, बिल्कुल ड्राई कंडीशन पे कभी भी ये नहीं होती है। फंजाई कभी भी ड्राई कंडीशंस पर नहीं होती है। सो आप खुद देख लो ना, आपके शरीर में खुजली होती है, उस खुजली का रीज़न क्या होता है, फंगस ही तो होता है। हम बोलते हैं ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो फंगल इन्फेक्शन क्या है, रिलेटेड विथ फंगस, ठीक है बेटा। तो वो वहीं पे तो आपकी होती है जहाँ पे आपके फंगस यानी कि नमी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, देखो फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। एनसीईआरटी मैंने बोला एक एक लाइन के वर्ड बताऊंगा आपको। तो ये आपके मॉइस्ट ब्रेड पर, रोटन फ्रूट्स पर ये आपके पाई जाती है। जो कॉमनली हम मशरूम देखते हैं, जो हम खाते हैं, वो क्या है बेटा, वो फंजाई है, ठीक है ना। जो हम टॉडस्टूल यूज़ करते हैं बेटा वो क्या है, वो आपका ये फंजाई है। बेसिकली हम इसको यूज़ नहीं करते। ये टॉडस्टूल जो होती है ना, जो मशरूम हम देखते हैं, ये कैसी मशरूम तो हम देख रहे हैं बेटा, वो कैसा होता है, वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़फुल होता है, एज ए न्यूट्रिशन हमको सप्लाई करता है, इसलिए हम उसको खाने के रूप में खा लेते हैं। बेटा ये पॉइजनस होता है टॉडस्टूल, ये पॉइजनस होता है बेटा, ध्यान रखना। आपकी जो सरसों की पत्तियां होती हैं उस पर बेटा वाइट स्पॉट हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, वो होता है आपके फंगस की वजह से, जो दूसरों की बॉडी पर डिपेंड करता है, दूसरों के शरीर से न्यूट्रिशन लेता है, दूसरों के शरीर को इस्तेमाल करता है रहने के लिए यानी शेल्टर के लिए। तो वो आपके क्या होते हैं, वो पैरासिटिक कहलाती है। कुछ फंजाई तो आमतौर पे फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, ध्यान रखना बेटा, ये कंसेप्ट है ना। आमतौर पर लगभग सभी फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं, पर एक्सेप्शन क्या है बेटा, आपका एक्सेप्शन है आपका यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट। इस यीस्ट का इस्तेमाल किस में होता है बेटा, आपने 12th में पढ़ा होगा, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, अल्कोहल बीवरेजेस बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल होता है। नाम था ना सैक्रोमाइसिस, कुछ याद आ रहा है बेटा, एक नाम था ना सैक्रोमाइसिस, 12th क्लास में है ना, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया है, ठीक है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया, इसका इस्तेमाल। कुछ आपकी जो फंजाई होती हैं बेटा क्या करती हैं, वो आपके डिजीज़ भी करती हैं, कुछ फंजाई डिजीज़ करती हैं, प्लांट्स में भी करती हैं, एनिमल्स में भी करती हैं। जैसे गेहूं की है एक बेटा रस्ट, पक्सीनिया, समझ में आई बात नहीं आई, ये आपके डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ हमारे एज ए एंटीबायोटिक, मतलब उनसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उनको मारने के लिए केमिकल्स भी बनते हैं, और बैक्टीरिया को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं, बात समझ में आई ना, जो भी बैक्टीरिया को मारेंगे, चीज़ें क्लियर है, उन सभी का जो इस्तेमाल है आपका, वो आपका पेनिसिलिन, स्पेशली फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद आ रहा है कुछ नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे बेटा, ये वो थे जिन्होंने पहली बार पेनिसिलिन से आपका वो पेनिसिलिन नोटेटम नाम की एक फंजाई थी, उससे आपका पेनिसिलिन को निकाला। ये बेटा कॉमनली फंजाई यार कॉस्मोपॉलिटन कॉमनली पाई जाती है बेटा, हर जगह लगभग जो पाया जाए, समझ में आई बात, ये हवा में, पानी में, ये जानवरों में, पौधे में, ये लगभग जहां पर थोड़ा वार्म और ह्यूमिड, हल्का सा बेटा मॉइस्ट डैम्प एरिया, ह्यूमिड एरिया और हल्का सा वार्म, ये नहीं बहुत ज़्यादा भयंकर धूप हो, ना 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 ना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भयंकर धूप में ये नहीं रह पाती है बेटा, ये तो खराब हो जाती है बेटा, सही है ना। हम रेफ्रिजरेशन में खाने को क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ
बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है और हमारा खाना बच जाता है। बेटा ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग है फंजाई से। एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा बेटा बहुत ध्यान से। जो कंसंट्रेट ना कर पाए बेटा आप छोड़ो, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता आपको, आप छोड़ो, आप आराम करो। डॉक्टर पड़ोसी बन जाएंगे बेटा, है ना। आप बन के क्या करोगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन बचेगा। ये भी तो बात ध्यान रखना है ना, बैलेंस बनाना है। पड़ोसी को डॉक्टर बनने दो, अपने आप को मरीज बनाओ। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की। बैठे बैठे डॉक्टर थोड़ी ना बन जाओगे बेटा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, जो अभी तक हमने क्लियर करा है, इस वाले पैराग्राफ के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है। मशरूम हम खाते हैं, ये एक आपका हो गया। टॉडस्टूल पॉइजनस होता है बेटा, यीस्ट का सैक्रोमाइसिन मैंने बताया, दारू है, ब्रेड है, ये बियर बनाने में इस्तेमाल होती है। पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक्स में हो गया आपका। मस्टर्ड में वाइट स्पॉट नाम की बीमारी के लिए हो गया आपका। वीट पक्सीनिया में रस्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, ये रस्ट के लिए। उस्टिलागो स्मट, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये बेटा थिया नहीं इसमें, पर अभी आगे आएगा। पर जैसे हमने अगर ये पक्सीनिया की बात कर ली तो मैंने बता दिया, ये भी ये बीमारी कराता है, ये डिजीज़ है, इसके अंदर ये बीमारी करवा देंगे बेटा। तो आपको पता होना चाहिए, पक्सीनिया या वीट का हो गया रस्ट, तो बेटा उस्टिलागो का स्मट। समझ में आई बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए बेटा आगे, आगे बात करते हैं अब हम जरा आगे। अगर हम बात करते हैं बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर करी, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। यीस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपका यूनिसेलुलर, सब के सब कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। इसमें क्या होता है बेटा, ये आपके फिलामेंटस होते हैं। इनकी जो एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, पतला सा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं हम, हाइफी। और ये जो हाइफी होता है, इसका जो नेटवर्क होता है, इसका नाम होता है माइसीलियम। सम हाइफी जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उसका दूसरा नाम कीनोसिटिक हाइफी भी होता है। कुछ आपके सेप्टा पार्टीशन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर बेटा, और कुछ के अंदर नहीं होते हैं। इनका कॉम्पोजिशन में बेटा स्पेशली कैटिन पाया जाता है आपका, सही ना, और पॉलीसैकेराइड्स। सबको समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या इसको मैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लगभग जितने भी हैं, लगभग जितने भी आपके ये हैं, सबके सब क्या होते हैं आपका, पहली बात तो मल्टी सेलुलर, फंजाई की बात चल रही है, विद द एक्सेप्शन यीस्ट जो क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर। यहां तक आने समझ में आ गई आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। फिर इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि ये सब क्या होते हैं बेटा, फिलामेंट्स। इस तरीके से लंबे लंबे ये फिलामेंट से होंगे ऐसे, ठीक है ना, ये लंबे लंबे ऐसे फिलामेंट से होंगे। कोई दिक्कत वाली बात किसी को। अब ये जो फिलामेंट्स हैं पतले से लंबे से हैं, इन पतले से लंबे से पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, ये हाइफी। जब हाइफी का प्रॉपर जाल सा बन जाए कि सर, हाँ सर यही वाली, ठीक है बच्चों। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं बेटा, आपको पता ही है, तो सब मैनेज करना पड़ता है। चलिए, तो क्या खेल हुआ आपका, खेल ये हुआ आपका कि मैं थोड़ा सा समझाऊं, इस तरीके समझें आप कि हम हाइफी के बारे में बात करते हैं। हाइफी के बारे में बात करी जाए बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, ये लॉन्ग स्लेंडर होती है बेटा, पतली सी लंबी सी है ना। सीधी सीधी बात करने की कोशिश करता हूँ बेटा, समझिए। देखो ये ऐसे समझो, मान लो ये पतली सी लंबी सी इस तरीके से, मान लो मैं ऐसे शेप बना देता हूँ, तो ये ऐसा जो है आपका, ये यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है बेटा, समझ में आई बात। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। ये आपका मैंने क्या बताया बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड भी है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो हाइफी है बेटा, इसका दूसरा नाम ना कीनोसिटिक हाइफी भी होता है। ये बेटा कीनोसिटिक हाइफी भी होता है, ध्यान रखना। अब ये जो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है, ठीक है ना। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी को मैं फिर से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं फिर से क्लियर कर सकता हूँ आपका क्या, कि बेटा देखो है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं आपके, पर है क्या, इनके बीच में बेटा पार्टीशन है। अगर इनके बीच में पार्टीशन, वॉल प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है,
इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। और अगर सेप्टा नहीं है बेटा तो इसको क्या कहेंगे हम बेटा, एसेप्टेट हाइफी। कहानी समझ में आई बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ये आपका सेप्टेट हाइफी और ये आपके एसेप्टेट, कौन सी सेप्टेट होती है कौन सी एसेप्टेट, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा बेटा, क्लियर कट कुछ नाम बताऊंगा, स्पेशली जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं 4, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक बेसिडोमाइसिटीज। इनके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, आप फिक्र ना करें, इनसे रिलेटेड सब पता लग जाएगा बेटा, कौन सी सेप्टेट है कौन सी एसेप्टेट है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को समझ में आई बात, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और मैं बताऊँ आपको, ये जो सेप्टेट होती है ना, इस सेप्टेट को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ बेटा, मैं इसको इस तरीके से फिर से डिवाइड कर सकता हूँ कि एक सेप्टेट तो ऐसी होती है जिसके हर पार्टीशन के अंदर यहाँ पे एरिया में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, और ये भी हो सकता है बेटा कि इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। आमतौर पे बेटा 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चे, लेकिन 2 न्यूक्लियस तो होते ही होते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडोमाइसिटीज़ है, ठीक है ना। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़, इसमें बेटा एक न्यूक्लियस होता है, समझ में आई बात नहीं आई। पर एक न्यूक्लियस की अगर बात करी जाए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ यानी चारों भी है। ये दोनों मैंने तीनों एक साथ क्यों करी, क्योंकि इन तीनों में एक न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है और इन तीनों में 2 न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में 2 न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा एक पार्टीशन में। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बोलो बोलो बच्चों, सब बोलो बेटा, हाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, क्लियर है। तो ये आपको बात समझनी है बेटा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, क्लियर है बच्चे। तो सबको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। हम बात करते हैं जरा, इससे पहले कुछ रहा तो नहीं है, हाँ हम स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे बेटा कि मैंने बता दिया माइसीलियम। अच्छा, ये जो जालसा है बेटा, देखो ये एक हाइफी हो गई, ये पूरा पूरा जो जालसा बनेगा आपका इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, माइसीलियम। ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है ये क्या होगा बेटा, माइसीलियम। मल्टी न्यूक्लियर होगा, अब न्यूक्लियस तो ऑब्वियस ही बात है साइटोप्लाज्म में ही होगा आपका, और इनको हम कीनोसिटिक भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्रॉस वॉल होती है तो सेप्टा कहेंगे, नहीं है तो बेटा नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, इसमें आप ध्यान रखना बेटा, कॉम्पोजिशन जो इसकी वॉल होती है बेटा, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, फंजाई में क्या पाया जाता है बेटा, स्पेशली काइटिन और पॉलीसैकेराइड। देखो अभी मैंने आपको 4 नाम बताए, फाइकोमाइसिटीज, सही है ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनमें से एक है बेटा फाइकोमाइसिटीज। समझ में आ रही बात, क्या नाम बताया मैंने आपको बेटा, फाइकोमाइसिटीज। ये जो फाइकोमाइसिटीज है मेरे बच्चे, आपको क्लियरली ध्यान रखना है, इस फाइकोमाइसिटीज में आपका ये इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज, इसमें काइटिन नहीं होता है बेटा, सही है ना, स्पेशली इसमें सेलुलोज होगा बेटा, ध्यान रखना, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सही है ना। इसकी वॉल में स्पेशली आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, ठीक है ना। तो कौन सा वाला पॉलीसैकेराइड्स है ना, कई प्रकार के होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे चल के, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो स्पेशली इसमें सेलुलोज होता है बेटा प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। और कोई भी अगर ये फूड को स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा बेटा, ग्लाइकोजन। कोई कंफ्यूजन, क्या समझ रहे हो बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं, सोना नहीं है, सोना नहीं है बेटा, थके हुए हम हैं पर हम अपनी थकावट आपको नहीं दिखा रहे हैं, सही ना, सोना नहीं है। क्या समझे अभी तक, फटाफट रिकॉल करो चलो जल्दी से। फंजाई जो होती है वो क्या होती है बेटा, एक क्लोरोफिलस होती है आपकी, दूसरों पर डिपेंड करेगी तो क्या होगी बेटा, हेट्रोट्रॉफिक होती है आपकी, इसमें लंबे लंबे पाइप्स होते हैं बेटा, उन्हें हाइफी कहते हैं, जालसा बन जाता है उसे माइसीलियम कहते हैं। इसमें पार्टीशन हो भी सकता है, पार्टीशन नहीं भी हो सकता है, तो सेपरेट भी हो सकते हैं, ए सेपरेट भी होते हैं, न्यूक्लियस एक भी हो सकता है यूनिन्यूक्लियर, और बहुत सारे भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। कहाँ पाए जाएंगे बेटा, हल्का सा गर्म हो,
नमी हो, मॉइस्ट प्लेस हो, ह्यूमिड प्लेस, इसके अंदर आपके ये पाए जाते हैं। ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, इनसे पॉइजन भी बनता है आपका, ये आपके एंटीबायोटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, बियर दारू वगैरह इसमें भी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बेटा अब आ जाओ आगे। अब आगे समझते हैं बेटा। अब हम इसके जरा ये बात समझते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, सही है ना, तो ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेगा बेटा आपका, सही है ना। तो अब ये कैसे न्यूट्रिशन लेगा, कैसे न्यूट्रिशन मतलब किस फॉर्म में ये दूसरों से न्यूट्रिशन ले सकता है, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। समझिए जरा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले पैराग्राफ एनसीईआरटी का क्लियर कर लेते हैं, ताकि मैंने आपको पहले बताया एक एक लाइन समझनी बहुत जरूरी है। मोस्ट फंजाई यार हेट्रोट्रॉफिक, भाई कितनी बार बताएगा, हमें तो पता है यार, हम 10 बार पढ़ चुके हैं यार, हमारे भैया ने बता दिया, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉफिक ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस आर सैप्रोफाइट्स। दे डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, इसलिए पैरासाइट हैं। और ये किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ भी रहते हैं। आपको कुछ चीजें समझ में आई बेटा? सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं बेटा? सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं मेरे बच्चे? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं आपके जो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर रहते हैं। इसने साफ साफ बोल दिया बेटा कि कोई एक डेड चीज है, कोई एक डेड चीज पड़ी हुई है बेटा, उसके अंदर जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उसको ये एब्जॉर्ब करके और अपने अंदर ले लेंगे। जो भी सॉल्यूबल सब्सटेंस होंगे, है ना, जो भी सॉल्यूबल होंगे उनको, और उन सॉल्यूबल से ये क्या करेंगे, ये अपना काम करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात किसी को बेटा? तो ये सड़ी गली चीज़ों पे अगर रहते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार से ले रहे हैं? पहले ले रहे हैं सैप्रोफिटिक, यानी सैप्रोफिटिक में जो भी डेड चीज़ है उसमें वाटर सॉल्युबल जितने केमिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा क्या होता है बेटा आपका पैरासिटिक, ये प्लांट और एनिमल ये दोनों पर ही आपके रह लेते हैं। क्यों रह लेते होंगे बेटा? स्पेशली खाने के लिए प्लस शेल्टर के लिए। अपना फायदा कर रहे हैं सिर्फ, या तो उससे खाना ले रहे हैं या उस पर रह रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। पैरासिटिक में और सिम्बायोटिक में यही अंतर है बेटा। पैरासिटिक में दो लोगों का इंटरेक्शन है, सिम्बायोटिक में भी दो लोगों का इंटरेक्शन है, पर पैरासिटिक के अंदर फंजाई सिर्फ एक पार्टनर सिर्फ अपना फायदा करता है, दूसरे का नुकसान होता है। और सिम्बायोटिक के अंदर दोनों का ही फायदा होता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। जो सिम्बायोटिक होता है बेटा वो क्या होता है? वो आपका म्यूचुअली बेनिफिटेड आपका रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअली बेनिफिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दे रखा है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपका? लाइकेंस दे रखे हैं, आपका माइकोराइजा दे रखा है। क्या है ये बेटा आपके पता है ना आपको? ठीक है, नहीं पता हो किसी को तो बता देते हैं बेटा। ये एल्गी और फंगस का रिलेशनशिप है, और ये आपका हायर प्लांट और फंगस। अच्छा, हायर एल्गी को लोअर प्लांट कहते हैं। हायर और लोअर प्लांट में क्या मतलब है बेटा? मोटे तौर पे जनरल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट समझाऊं लेमन लैंग्वेज में, तो लोअर प्लांट वो होते हैं आपके जिसको आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। एल्गी को देख के बता सकते हो, देख के बता, वो तो हरी हरी से लगी हुई है, क्या आप बता सकते हो इसमें कहाँ पर आपका रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ क्या है? नहीं। हाँ, बड़े प्लांट को बता, आम के पेड़ को बता सकते हो आपकी यहाँ पे यहाँ पे इसके रूट है, ये स्टेम है, ये ब्रांच है, फल है, फ्रूट है, क्या है, ठीक है ना। तो ये आपके क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि आपके फंगस तो बेटा खाना बना ही नहीं सकते ना, तो ये खाना किससे लेते हैं बेटा? खाना लेते हैं ये एल्गी या प्लांट से। और वो क्या करते हैं बेटा? ये फंगस क्या फायदा पहुंचाता है? ये नमी एब्जॉर्ब करके उसको शेल्टर, रहने लायक जगह बना देता है। तो फूड और शेल्टर का जो रिलेशनशिप होता है वही होता है बेटा। यहां तक कहानी समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम है बेटा, आपको भूलना नहीं है कि 12th क्लास में आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, ग्लोमस, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोमस, ग्लोमस क्या है ये बेटा? माइकोराइजा है। माइकोराइजा का एग्जाम्पल है बेटा ये, है ना। और ये क्या करता है? वाटर प्लस साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन वाली बात बच्चे किसी को? बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा अब हम आगे बात करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं
कि जो आपके ये रिप्रोडक्शन है, जो फंजाई रिप्रोडक्शन करती है वो किस तरीके से करती है। तो बेटा आम तौर पर हम देखें तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं क्या बेटा, एक को बोलते हैं हम वेजिटेटिव, एक को क्या कहते हैं हम बेटा असेक्सुअल, और एक को क्या कहते हैं बेटा हम सेक्सुअल। तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। वेजिटेटिव में अगर हम देखें तो 3 पार्ट, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेकन बाय द वेजिटेटिव मीन। बेटा वेजिटेटिव मीन कौन कौन से हो गए बेटा, वेजिटेटिव मीन कौन कौन से हो गए, ठीक है ना, वो आपका ये फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ठीक है बच्चे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा स्पोर्स के द्वारा होते हैं, ये कोनिडिया, स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, ये ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स, इन 3 के द्वारा, ठीक है ना। कहानी समझ में आई बेटा। दीज स्पोर्स आर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड बेटा किस पे पाए जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज पर, ठीक है। अब मैं पहले इतनी बात समझाने की कोशिश कर लूँ, ठीक। अभी मैंने ये जो कहानी सुनाई है ये बताने की कोशिश करता हूँ बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसा हो रहा है कि आपका एक कोई ओरिजिनल प्लांट है, प्लांट मतलब फंजाई है, उसी का कोई एक पार्ट है वो टूट रहा है और टूट के फिर नए पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई। अगर प्लांट का कोई एक पार्ट उसी से ही और नए प्लांट यानी कि फंगस को अगर ग्रो कर देता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव, प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, आपके पास जैसे हाइफी थी बेटा, माइसीलियम था, ये क्या हुआ बेटा, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो ये आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, इतना हिस्सा ये अलग हो गया, इतना हिस्सा ये अलग हो गया, इतना हिस्सा ये अलग हो, और ये सब अगर अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आई बात, नहीं आई, चीजें क्लियर। माइसीलियम में डिवाइड हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात हुई ना। फिजन में मतलब टूटना, बहुत सारे पार्ट में ये आपका डिवाइड हो रहा है बेटा, तो ये फिजन हो जाएगा मल्टीपल पार्ट्स में। और अगर ओरिजिनल प्लांट से, ओरिजिनल प्लांट मतलब फंगस से कोई एक नई फंगस ग्रो हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वो कहलाएगी आपकी बडिंग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चीज़ें क्लियर है, ठीक। अब हम जरा बात समझने की कोशिश करते हैं बेटा, वो है आपका ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला उसने 3 प्रकार के स्पोर्स। थोड़ा मैं समझाता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। असेक्सुअल स्पोर्स को अगर हम देखें तो ये जो असेक्सुअल स्पोर्स है इसमें 2 प्रकार के स्पोर है बेटा, एक है नॉन मोटाइल, ठीक है बेटा, नॉन मोटाइल, सही है। और दूसरा जो आपका आता है बेटा वो आता है मोटाइल। आप ध्यान रखें, मोटाइल में इसमें एक नाम लिखा हुआ है बेटा, जू स्पोर। जू का मतलब क्या होता है बेटा, जानवर, है ना, ऐसे समझो, जू रिलेटेड है बेटा जानवर से। और जानवर क्या होते हैं, जानवर मोटाइल होते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया। तो कोई से भी ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल हैं, जो मूव करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, जू स्पोर्स। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये ऐसे होते हैं, इन पे बाल होंगे बेटा, है ना, चलने वाले, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जिनकी हेल्प से चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात। अब हमारे पास नॉन मोटाइल में यहां पर इस पैराग्राफ के हिसाब से 2 नाम है, एक नाम है बेटा कोनिडिया और एक नाम है बेटा स्पोरेंजियोस्पोर। ये दे रखा है ना बेटा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, क्लियर है बेटा। अब आ जाओ आगे, अब दोनों में क्या अंतर है देखो। कोनिडिया क्या होता है बेटा, कोनिडिया एक्सोजीनस होता है। एक्सोजीनस का मतलब समझते हो बेटा, एक्सोजीनस का मतलब होता है कि ये स्पोर्स आपके कहीं बाहर होंगे, आउटसाइड कवरिंग। इसका मतलब होता है बेटा आउटसाइड कवरिंग, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी भी कवरिंग के बाहर। और स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ पर होंगे बेटा, ये किसी कवरिंग के अंदर होंगे। समझ में आई बात नहीं, ये किसी कवरिंग के अंदर होंगे, ठीक है। तो अगर ये कवरिंग के अंदर है तो इनको क्या कहते हैं बेटा, एंडोजीनस स्पोर। वो कैसे हैं बेटा आपके, एक्सोजीनस स्पोर। ये कैसे हैं आपके, एंडोजीनस स्पोर। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये है क्या, माइसीलियम। माइसीलियम मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी। इससे क्या निकला आपका बेटा, इससे निकला ये आपका क्या, ये आपका ये एक बेस सा निकला बेटा, इसका नाम क्या हो गया बेटा, फ्रूटिंग बॉडी।
क्लियर है। इसके ऊपर क्या है ये बेटा, कोई आपकी कवरिंग है, ठीक है ना, और उस कवरिंग के ऊपर रह रहे हैं ये आपके स्पोर्स। ये स्पोर कवरिंग के अंदर भी हो सकते हैं, ये स्पोर कवरिंग के बाहर भी हो सकते हैं। समझ में आई बात नहीं? अगर बाहर है तो उसको बोलेंगे, अगर ये सीधे सीधे हैं ये आपका थायसमाइसीलियम, ये आपका ये ऐसे बाहर बाहर प्रेजेंट है तो ये एक्सोजीनस कोनिडिया होंगे, और ये अगर कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे हम, स्पोर एंजियोस्पोर। मेरे हिसाब से बेटा ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया है ना, आप समझ गए। ये बात पहले लिख दी थी बेटा, ये एक्सोजीनस हो एंडोजीनस होंगे और जू स्पोर आपके होते हैं मोटाइल। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको। आगे हम बात करते हैं बेटा, अब सुनो, अब बात ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं आपका। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, और फिर है आपका जाइगोट फॉर्मेशन का। ठीक है बच्चे, तो जरा समझे, ठीक है। देखो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम फेजेस की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम फेज की बात करें बेटा, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका प्लाज्मोगैमी। अब बात ये आती है कि प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ। यार आपके पास ये एक सेल है, आपके पास ये एक दूसरी सेल है, सेल मतलब ये गैमीट्स की बात चल रही है ना बेटा, मेल और फीमेल के। तो अब क्या हुआ बेटा, ये इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर। अब हुआ क्या, ये दोनों आपस में पहले क्या करेंगे बेटा, ये आपस में दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे। फिर ऐसा हो जाएगा बेटा कि इनके साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज कर गए, पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। ये फेज जिसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म कह लो, यहाँ पर वर्ड प्रोटोप्लाज्म कह लो, सेंस जो है वो यही है, वो अगर आपस में फ्यूज कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोगैमी। पहला वर्ड समझ में आ गया बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। अब दूसरा वर्ड क्या आता है बेटा, दूसरा वर्ड आता है आपका कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में क्या होता है बेटा, कैरियोगैमी में अगर बात करें हम, तो हमारा ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइकैरियोन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा जो ये कहता है कि दो गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, डायरेक्टली न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, जाइगोट बन जाएगा, और उनके बीच में एक इंटरवेनिंग फेज होती है बेटा, बीच में एक फेज आती है जिसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस डायरेक्टली फ्यूज नहीं हुआ है अभी, बीच में वो किस फॉर्म में रहता है बेटा, डाइकैरियोन के फेज में। ये क्या है बेटा, आपकी डाइकैरियोन। अब ये जो डाइकैरियोन है, ये इसके न्यूक्लियस आपस में कांटेक्ट में आएंगे और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका जाइगोट। क्या बन जाएगा बेटा, आपका जाइगोट। इस तरीके से आपका जाइगोट बन जाएगा आपका। तो ये होती है दूसरी फेज। अब यार हमें पता है गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स आपके क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये n से n मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2n। मैं जाइगोट बना पहले मदर और फादर के स्पर्म और ओवम से। अब मुझे भी तो आगे चल के बच्चे बनाना है, मुझे भी तो बाप बनना है, तो मुझे अपने अंदर गैमीट बनाने पड़ेंगे, और गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड है बेटा, नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बात तो पता होगी आपको कि बेटा डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सी डिवीजन होती है आपकी, मियोसिस। कौन सी होती है बच्चे, मियोसिस। और इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, टॉपिक क्लियर है बेटा। तो ये जो 3 फेजेस आपकी थी, ये 3 फेजेस आपको बेटा क्लियरली पता होनी चाहिए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। सबको समझ में आई बेटा। मियोसिस कोई दिक्कत, हमेशा ये हैप्लॉइड बनाएंगे क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है बेटा, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता है इसके बाद कि ये जो फंगस है इनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, 2 हैप्लॉइड जो है आपकी वो हाइफी फ्यूज करती हैं बेटा। कहानी समझ में आ रही, बात नहीं आ रही। कंपैटिबल मैटिंग, यहाँ पे वर्ड आ रहा है बेटा कंपैटिबल मैटिंग। कंपैटिबल ये आपके अपोजिट सेक्स होता है, सिंपल सी बात, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल मतलब वो फ्यूज करने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए एक दूसरे के स्पेशीज के अनुसार, वो एक दूसरे के कंपैटिबल होने चाहिए, क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से कंपैटिबल होने चाहिए।
ऐसा नहीं है इंसान गया और इंसान गया किसी डॉग के साथ बच्चा पैदा कर दे, स्पेशीज वेरिएशन है। फंगस को पता होना चाहिए कि मैं किसके साथ फ्यूज कर सकती हूँ। समझ में आ रही बात? नहीं आई कोई दिक्कत वाली बात? अब क्या होता है इसमें, कुछ फंगस के अंदर तो वो इमीडिएटली आपका डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, जबकि कुछ के अंदर, किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज, किसके अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर इंटरवेनिंग फेज आती है। किसके अंदर, एस्को और बेसिडियो, ये नाम मैंने 4 पढ़ाए थे आपको। और वो फेज क्या होती है कि वो अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म मिला है, न्यूक्लियस नहीं मिला है आपका, अभी साइटोप्लाज्म मिला है, न्यूक्लियस नहीं मिला है। और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइकोएरियन, और उस फेज का नाम क्या होता है, डाइकैरियोफेज। इसमें अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, बाद में जाके लेटर वो जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, आपका डिप्लॉयड। सही है ना? अब डिप्लॉयड बन गए, अब डिप्लॉयड से यानी 2n तो बन गया। अब 2n के बाद उनको भी तो अपने गैमीट बनाने हैं, तभी तो वो नेक्स्ट बच्चे बनाएंगे। इसलिए वो बाद में क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं फिर, ये फ्रूटिंग बॉडी मैंने बताया था, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस करेगा, और मियोसिस के बाद क्या बना देगा बेटा, हैप्लॉयड स्पोर्स। क्या समझे? डाइकैरियन फेज किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है बेटा, साफ साफ ये बात क्लियरली समझा रखी है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और डायरेक्टली किस में मिल जाएगा बेटा, नाम नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है किस में मिल जाएगा, आपका फाइकोमाइसिटीज में। अच्छा, इसमें एक नाम था बेटा ड्यूटेरो, है ना, वो क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ध्यान रखना बेटा ड्यूटेरो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है बेटा, ठीक है, ये बेटा अब्सेंट होता है। और हम यहाँ पे अभी सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, इसलिए कौनू समस्या तो नहीं है मेरे देवी देवताओं, ठीक है ना? सब समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर हमें उस जो फंगस है उसको डिवाइड करना है तो उसका आधार क्या होगा, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट एसेप्टेट कैसा है, स्पोर्स कैसे हैं आपके, मोटाइल है नॉन मोटाइल है कैसे हैं बेटा, है ना, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं आपकी, ठीक है ना? वो फ्रूटिंग बॉडीज आपके असेक्चुअल स्पोर्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है या सेक्चुअल स्पोर्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपके ये कहलाते हैं। तो वही बात तो मैंने यहाँ पे लिख दी है बेटा, मैंने और कौन सी नई बात लिख दी, मैंने साफ साफ यही तो लिखा है कि आपका जो बेसिस ऑफ डिवीजन है, जो बेसिस ऑफ डिवीजन है वो बेटा 3 चीजें हैं, 3 बेस हैं आपका। पहला बेस क्या है बेटा, आपका पहला बेस है आपका कि उसका रिप्रोडक्शन, उसका मॉर्फोलॉजी कैसी है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहला बेस। दूसरा बेस क्या है आपका, दूसरा बेस ये है आपका कि मोड ऑफ स्पोर्स कैसे हैं आपके, और तीसरा है बेटा उसकी फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है बच्चे, ये किस तरीके की, ठीक है ना? ध्यान रखना फ्रूटिंग बॉडीज के नाम पर अभी एनसीईआरटी में एक लाइन दिखवाऊंगा, जो सेक्सुअल फेज होती है फ्रूटिंग बॉडीज की वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है बेटा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? वही आपकी ट्रू फेज कहलाती है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वही आपकी ट्रू फेज है। फंजाई को मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने आपको क्लियर कट अभी बताया कि ये रिप्रोडक्शन जिसमें अब्सेंट है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज, मैंने अभी नाम बताया था बच्चे, आपको याद आ रहा हो तो, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में प्रेजेंट होती है बेटा, बाकी फंजाइज के अंदर। कौन कौन सी थी आपकी, फाइकोमाइसिटीज हो गई बेटा, एस्कोमाइसिटीज हो गई आपकी, बेसिडियोमाइसिटीज हो गई आपकी, ठीक है ना? इसको हम लोअर फंजाई कह रहे हैं, उसको हम हायर फंजाई क्यों कह रहे हैं बेटा, इसको लोअर फंजाई उसको हायर फंजाई क्यों कह रहे हैं बेटा, बात कुछ तो मतलब होगा ना ये आपके। तो बेटा ध्यान रखो क्या है इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब है इसके अंदर बेटा जिसमें भी आपके एसेप्टेट हाइफी, जिसमें भी आपके पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है वो बेटा लोअर कहलाती है, जिसमें पार्टीशन प्रेजेंट है वो आपकी हायर हाइफी कहलाती है। बताओ कोई दिक्कत बच्चे? तो अब हमें इनके बारे में डिटेल में आगे समझना है। कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को? सबको सब समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जरा बहुत ध्यान से समझो।
अब हमें क्या समझना है, हम इन फंजाई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेटा फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज एनसीईआरटी पे ध्यान दें, अगर हम बहुत ध्यान से समझो, ये आपकी एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है, इसलिए हम इसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं। नमी वाले इलाके में रहती है ये बेटा, एल्गल फंजाई हम इसको कहते हैं। ये आपके कहाँ बेटा, जो डिकेइंग वुड, मॉइस्ट वुड होती है, नमी वाली लकड़ियाँ वगैरह जो है वहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, डैम्प प्लेसेस के अंदर ये आपका प्रेजेंट रहती है। समझ में आई बात, चीज़ें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हैबिटेट समझ में आया बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है ना, डैम्प मॉइस्ट प्लेस है, वही सब चीज़ें चल रही हैं आपकी। स्पेशली जो वुड से कंसर्न होती है वो ये होती है। ये बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सबके अंदर पाई जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी 100%, उसी पर ही निर्भर रहेगी बेटा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसी होती है, अभी अभी मैंने बताया कैसी होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्पेशली यूनि भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया बेटा ये, लेकिन कीनोसिटिक स्पेशली मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को, समझ में आई बात? अब आ जाओ आगे, आगे हम बात करते हैं बेटा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका, वो बेटा किसके द्वारा होता है बेटा, वो होता है आपका जूस्पोर, जो मोटाइल होते हैं आपके, है ना, और ए प्लानोस्पोर, कोनिडिया वर्ड भी बताया था बेटा मैंने आपको, सही है ना, उनके द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत? इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, आर एंडोजीनस प्रोड्यूस्ड बाय आपका स्पोरेंजियम। सबको समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बेटा, हम जरा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, माइसीलियम एसेप्टेट है, कीनोसिटिक है, कहानी समझ में आई, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मोस्टली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, पर बहुत रेयर कंडीशन में ये यूनि न्यूक्लिएटेड भी है पार्टीशन के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पर ये आपका लगभग सब में 99.99% केसेस में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका जूस्पोर्स के द्वारा, जो मोटाइल होते हैं आपके, ठीक है ना। और आपके मोटाइल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसे फ्लैजला, याद आ रहे हैं, इसके अंदर कोई फ्लैजला नहीं होते हैं। चीज़ें क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, कवरिंग के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, उस कवरिंग का नाम क्या होता है आपका, स्पोरेंजियम। चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात बेटा किसी को हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। बात समझ में आई, क्या हुआ बेटा, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या हो रहा है इसमें, हल्का सा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारी ये माइसीलियम है, ठीक है बेटा, मान लीजिए हाइफी है, उसका नेटवर्क है, इस पे बेटा क्या हो गया, इस पर ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्रूटिंग बॉडी। चीजें क्लियर है, इसमें क्या है, ऊपर ये स्पोर, स्पोर का क्या नाम हो गया बेटा, स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर आपके स्पोर्स बन रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा ये स्पोर बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये क्या कर जाएगी बेटा, रप्चर कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, तो ये जो अंदर के स्पोर्स हैं ये बेटा बाहर आ जाएंगे, और जहाँ ये स्पोर गिरेंगे, जहाँ ये स्पोर गिरेंगे वहीं से आपका न्यू फंजाई बननी चालू, न्यू माइसीलियम्स बननी चालू। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को, समझ में आई बात? अब ये स्पोर्स अगर मूव कर सकते हैं तो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, इनको बोलेंगे हम जू स्पोर्स, क्योंकि मूव कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो ये आपका ए प्लानोस्पोर। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से फाइकोमाइस्टीज का कंसर्न समझ में आ गया आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको यहाँ स्पोरेंजियम की बात कर दी। अब बेटा आ जाओ आगे, ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, these gametes are similar in morphology, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous आपका डिसिमिलर। और ये आपके एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई बेटा तो ऐसा समझ लो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके हमने जो कंसेप्ट था वो सब क्लियर कर लिया कि उसमें एक गैमेट रेस्पॉन्सिबल था। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल में क्या हो रहा है बेटा, अगर ये दोनों, अगर मैं देखूं तो यार इसमें मेल और फीमेल दो होंगे ना आपस में, ये मेल और फीमेल जो दो आपस में फ्यूज करेंगे बेटा, आपको ध्यान रखना है
कि जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो उसमें मेल और फीमेल अगर देखने में एक जैसे हैं तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, और डिफरेंट है तो उनको बोलेंगे बेटा एनाइसोगैमस और ऊगैमस। डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। दोनों में क्या अंतर है बेटा, दोनों में ये अंतर है, यहाँ पे देखो बेटा, शेप आपकी सेम, साइज डिफरेंट तो एनाइसोगैमस, और बिल्कुल डिफरेंट तो आपका ये ऊगैमस। कहानी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं बच्चे, क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम समझें तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझो। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझना ध्यान से। आपका यहां पर इस तरीके से ऐसे समझ लो, ये आपका मेल का और इधर ये आपका फीमेल के माइसीलियम से। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें ये हुआ आपका कि यहां से आपका मेल का, यहां से आपका फीमेल का गैमेट निकला। अब ये दोनों गैमेट क्या है बेटा, ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे बच्चे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ठीक। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन है डाइकैरियन की, डाइकैरियन की, ठीक है ना, और फिर जाके वो आपस में जाइगोट बना दें, जो कि नॉर्मली सब में होता है। पर मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई बेटा, क्या मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई थी बच्चे, और वो ये बताई थी मैंने आपको कि ये जो आपके डाइकैरियन फेज है ये एस्कोमाइसिटीज बेस्टोमाइसिटीज में होती है, इसमें दिखाओगे, फाइकोमाइसिटीज में नहीं दिखाओगे। बताई थी ये बात मैंने, तो बस उसी चीज को ध्यान रखो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, कि ये आपस में फ्यूज करेगा, ये वाली फेज नहीं आएगी, डायरेक्टली ये वाली फेज आएगी, जाइगोट बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये जाइगोट तो बन गया बेटा, ये जाइगोट के ऊपर, जाइगोट है बेटा, इस जाइगोट के ऊपर अगर इस तरीके से एक थिक लेयर बन जाती है, ये जो स्पोर्स था अगर इसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है तो अब इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, जाइगोस्पोर। जाइगोट और जाइगोस्पोर में अंतर समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रही थी हमारी एनसीईआरटी, क्लियर हो गई बच्चे, ठीक है ना, कि ये आपका दो गैमेट फ्यूज करते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी कैसे भी हो सकते हैं आपके, और ये बेटा जाइगोस्पोर बनाते हैं। अल्टीमेटली क्या बनाएंगे बेटा, दो गैमेट से जाइगोट, जाइगोट के ऊपर जाइगोस्पोर, यानी जाइगोट बन के नहीं रह जाएंगे, ये अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना देंगे। एग्जाम्पल बेटा ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। म्यूकर है, राइजोपस है जो ब्रेड पर लगता है, और एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजाई है, सरसों के ऊपर उगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूगो, सरसों पर उगने वाली जो है बेटा वो एल्ब्यूगो। कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है बच्चे? बहुत सही, चलो बेटा आगे चलते हैं। जाइगोस्पोर्स क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एस्कोमाइसिटीज पर। एस्कोमाइसिटीज कैसी होती है बेटा, एस्कोमाइसिटीज कैसी होती है आपकी, मल्टी सेलुलर। कैसी होती है बेटा, मल्टी सेलुलर। एक्सेप्शन क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया आपका, एक्सेप्शन क्या है बेटा, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस जो शराब बनाने में इस्तेमाल हो रही थी, ये कैसी होती है बेटा, सैप्रोफिटिक होती है, डिकम्पोजर होती है आपकी, पैरासिटिक होती है, कैप्रोफिलस होती है। वर्ड को समझ में आए, कुछ समझ में आया बेटा, वर्ड समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया, चलो अब आ जाओ आगे, मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो, समझा रहा हूँ। देखो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्शन आपका यूनिसेलुलर यीस्ट, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो दो तीन वर्ड आ रहे हैं, पहला वर्ड आ रहा है आपका बेटा सैप्रोफिटिक। देखो सैप्रोफिटिक मतलब सड़ना गड़ना, डिकम्पोजर मतलब खराब करना, ये भी सड़ना गड़ने से रिलेटेड होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है अगर मैं बोलूं तो बेटा ध्यान रखना, सैप्रोफिटिक क्या है बेटा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन लेने का प्रकार है, और डिकम्पोजिशन करना उसका काम है। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं सड़ी गली चीजों से चीज ले रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सैप्रोफाइट हूं, मैं चीजों को सड़ा रहा हूं, ये मेरा काम है कि मुझे ये सड़ाना, तो मैं डिकम्पोजर हूं। तो मैं सैप्रोफिटिक कैसे हुआ, इनटेक के नजरिए से, मेरा आउटपुट क्या हुआ, वो डिकम्पोजर है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पैरासिटिक है तो मैं बता चुका हूं, दूसरों पे डिपेंड करेगा बेटा, और कॉप्रोफिलस मतलब कहां बेटा, ये गोबर पे, स्पेशली गोबर पे जो होती है बेटा वो सब एस्कोमाइसिटीज होती हैं। इसकी आपकी माइसीलियम कैसी होगी बेटा, ब्रांच और सेपरेट। एक हमने पढ़ लिया ए सेपरेट, ए सेपरेट कौन सी थी, इससे पहले वाली क्या नाम था उसका, फाइकोमाइसिटीज। अब आ जाओ इधर बेटा,
असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आर कोनिडिया, जो एक्सोजीनसली रहते हैं, मैं ये बता चुका हूं बेटा, माइसीलियम पर रहते हैं और किसके ऊपर रहते हैं बेटा, कोनिडियोफोर। कहानी समझ में आई। यही कोनिडिया फिर जर्मिनेट करते हैं और क्या बना देते हैं बेटा, माइसीलियम। क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं समझा देता हूं बेटा क्या होता है। देखो आपका, हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ऐसे समझो आप, मैं अगर समझाऊं तो बेटा ऐसे समझो आप कि आपके पास ये क्या है बेटा, ये है हमारी माइसीलियम, ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये माइसीलियम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। माइसीलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब क्या हो गया बेटा, अब इस तरीके से समझो आप कि इस पर इस तरीके से एक बन गया आपका ये बेस, जिसको क्या कह दिया आपने, कोनिडियोफोर। क्या कह दिया बेटा आपने, कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, आपके ये कोनिडिया, ठीक है बेटा, क्या पाए जा रहे हैं, ये आपके कोनिडिया, जो कैसे होते हैं बेटा, आपके एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का क्या मतलब होता है, आउटसाइड कवरिंग। एक्सोजीनस का क्या मतलब होता है बेटा, आउटसाइड कवरिंग। कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे और इनमें क्योंकि कोई फ्लैजिला नहीं है इसलिए कैसे होंगे बेटा, आपके माइटोस नॉन मोटाइल। कैसे होंगे बेटा, ये आपके नॉन मोटाइल। चीजें क्लियर है बेटा? तो कहानी समझ में आई बेटा क्या हुआ। अब ये कोनिडिया जहां पर भी गिरेगा, ये कोनिडिया जहां पर भी गिरेगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, तो अब ये क्या बना देगा बेटा, ये एक हाइफी बना देगा, हाइफी। और यही हाइफी से क्या बन जाएंगे बेटा, जाल ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी, और इसी को क्या कहेंगे हम, माइसीलियम। किसको समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ यार, बहुत जल्दी। सबको क्लियर हो गया बच्चे? एक एक बात क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना बेटा? एक सिंगल सेल जब मल्टीपल सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएगी तो डिवीजन करेगी, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, तो कौन सी डिवीजन होगी बेटा, आपकी माइटोसिस। बेटा इस कोनिडिया का मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊं तो वो समझ लो आप। हमने क्या समझा, हमने समझा यार एक ये आपका कोनिडियोफोर होता है, उसके ऊपर ये ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। थोड़ा सा डिटेल वर्जन पे अगर हम जाएं तो बेटा ये कोनिडियोफोर है आपका स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। अगर मैं इस कोनिडियोफोर को, ये जो बेस हो गया बेटा, ये क्या है, कोनिडियोफोर, इसकी जो सब डिवीजन होती है वो क्या होती है बेटा, रेमाई। रेमाई की सब डिवीजन क्या होती है बेटा, मेट्यूला। मेट्यूला, रेमाई के सब डिवीजन क्या है बेटा, मेटुला। मेटुला का जो बेस होता है वो क्या होता है बेटा, स्टेरिगमाटा। इसके ऊपर, मतलब मेटुला का बेस नहीं, जो कोनिडिया का बेस होता है, और इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, कोनिडिया। नहीं समझ में आया तो बेटा बेस से कहानी समझो ना, नहीं समझ में आया तो सबसे पहले क्या पाए जाएंगे आपके, कोनिडियोफोर। क्या पाए जाएंगे बेटा, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर से क्या बन जाएंगे आपके बेटा, रेमाई। रेमाई से क्या बनेंगे आपके, रेमाई से क्या बनेंगे आपके, मेट्यूला। मेट्यूला किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, स्टेरिगमाटा। और स्टेरिगमाटा के ऊपर क्या लगेगा बेटा आपका, कोनिडिया। कैसे लगता है समझ में आया? कोनिडिया की खास बात बता दूं बेटा, ये जो बेस है यहां पर न्यू कोनिडिया लगती है बेटा, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे बेस पर लगेंगी। कोई दिक्कत? सबको सब सेट मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? हम बात करते हैं अब जरा इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे किसके द्वारा होते हैं बेटा, ये एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते हैं, जो कहां बनते हैं, एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली मतलब कवरिंग के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? ये जो होते हैं बेटा ये क्या बनाएंगे आपकी, ये फ्रूटिंग बॉडी, और इसके अंदर क्या होगा बेटा, एस्कार्प, एस्कोकार्प। नहीं समझ में आई मेरे बच्चे? क्या समझाने की कोशिश करी? बेसिड एस्कोमाइस्टीज है, तो पहली बात तो इसमें मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो बेटा डायरेक्ट जाइगोट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जाइगोट नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे, मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो बीच में क्या बनेगा बेटा, पहले डाइकैरियन। समझ गए? और यही फिर आगे चल के क्या बना देगा आपका, जाइगोट। क्लियर है? ठीक, उसी चीज को हम समझ लेते हैं बेटा। चलो आओ समझते हैं, क्या दिक्कत है? कहाँ हो, आओ यार, कहाँ हो मेरे बच्चे? ठीक है, क्या कहानी हुई सुनो।
एक मेल का था, एक फीमेल का था, मेल माइसीलियम फीमेल माइसीलियम में मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये आपका कि पहले इनके आपके साइटोप्लाज्म टाइप यानी कि प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा, ये डाइकैरियन बन जाएगा आपका। फिर क्या होगा आपका, ये जो डाइकैरियन था यही आपके न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बना देगा आपका जाइगोट। अब क्या होगा, अब ये जो जाइगोट है बेटा, इस जाइगोट से क्या बनेगा आपका फ्रूटिंग बॉडीज। कुछ इस तरीके से समझो आप, ठीक है ना। इन पर क्या बन जाएंगी ये आपके इस तरीके से क्या बन जाएंगी ये आपकी, ये बन जाएंगी आपके एस्कार्प। क्या हो जाएगा बेटा ये आपका एस्कार्प, ठीक है ना। एस्कार्प मतलब ये, इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कार्प। ये ऊपर नहीं है बेटा, ये नीचे, ये इधर, ये क्या बन गए बेटा एस्कार्प। समझ में आया, ये क्या बन गए बेटा एस्कार्प, ठीक है ना, ये एस्कार्प। अब इस एस्कार्प के ऊपर ये क्या बन गई आपके एस्कस। ये क्या बन गए आपके एस्कस। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा बच्चे आपका एस्कस। तो ये रहा एस्कार्प, इसके ऊपर क्या बन गए ये आपके एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है ये आपके, ये प्रेजेंट है आपके स्पोर्स, और इन स्पोर्स का क्या नाम हो गया बेटा एस्कोस्पोर्स। कोई दिक्कत, सबको समझ में आई बात, चीजें क्लियर है ना। ये एस्कोस्पोर्स आपके, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, इतनी बात पता होनी चाहिए बेटा, ये सब NN2N से बना और 2N से अल्टीमेटली आपका स्पोर बन रहा है। तो जब 2N से आपका N बन रहा है तो डिवीजन कौन सी होगी बेटा आपकी, मियोसिस। ये बात बेटा बताने की जरूरत नहीं रह गई है, ये 2N थे, 2N से आपका ये N बन रहा है तो डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस। सबको कहानी समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये कवरिंग के अंदर होते हैं इसलिए हम इसको बेटा सैक फंजाई भी कहते हैं। ये जो आपका एस्कोमाइस्टीज होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा सैक फंजाई। तो ये बच्चे ध्यान रखना, इसका नाम सैक फंजाई भी होता है क्योंकि कवरिंग के अंदर होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, सबको समझ में आ गया बच्चे। चलो आगे समझें, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम क्या समझ रहे हैं बेटा, पेनिसिलिन, ये आपका क्या है, अच्छा ये इसके एग्जांपल्स हैं जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। पेनिसिलिन इसमें हो गया एंटीबायोटिक के रूप में, यीस्ट की बात करें, सैक्रोमाइसिस जो दारू वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है बेटा। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका रोल। जब आपको जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, उसमें कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन बताऊंगा, वहां बताऊंगा बेटा इसका काम। क्लेविसेप्स LSD, ये क्या होती है बेटा, एक प्रकार की ड्रग्स, 12th क्लास में है ना बेटा, ह्यूमन वाले चैप्टर के अंदर, वेलफेयर वाला जो है डिजीज वाला। एस्परगिलस सिट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है बेटा। और टफल्स और मोरल्स ये क्या होते हैं बेटा, ये एडिबल होते हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात के नहीं, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, बेसिडियोमाइस्टिस की। बेसिडियोमाइस्टिस को हम मशरूम फंजाई भी कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, इसको हम पफ बॉल फंजाई भी कहते हैं। ये कहाँ होती है बेटा, ये आपकी मिट्टी में नमी वाली लॉग्स, जो पेड़ के कटे हुए हिस्से होते हैं या जो बटे हुए, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, स्टम्प्स। दोनों वर्ड समझ में आ गया। पेड़ था, उस पेड़ को काटा, तो पेड़ का जो काटा हिस्सा, आपने उस कटे हुए हिस्से को स्टम्प्स बोल दिया हमने, और जो कटा हुआ हिस्सा पड़ा उसे हमने लॉग्स बोल दिया। आपका समझ में आई बात। नमी में मिट्टी में है तो बेटा वहां पाया जाएगा आपका, ये लॉग्स हो गए, आपका ये स्टम्प्स हो गए, तो स्पेशली इसमें पाया जाएगा। और जो लकड़ी नम होती है उसमें कौन सी पाई जाएगी, पहले वाली। समझ में आई बेटा। ये पेड़ कटने के बाद की बात है और वो खराब, वो डिकेइंग वुड याद आ रही है बेटा, सही है ना, डिकेइंग वुड। बेटा कंपैरेटिव स्टडी करा करो, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। डिकेइंग वुड, फाइकोमाइस्टिस, लकड़ी पेड़ भी है, लकड़ी ये भी है बेटा, क्लियर है बच्चे। चलो आगे आ जाओ बेटा, बात करते हैं अब हम, है ना। ठीक, क्या हुआ, अब हम इसकी बात करें आगे। तो ये भी कैसा है बेटा, ब्रांच्ड और सेप्टेट। सिर्फ फाइकोमाइस्टिस हमने एसेप्टेट पढ़ा है बेटा, बाकी कैसे हो गए आपके सेप्टेट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। इसमें बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं है? तो बेटा ध्यान रखना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा? इसके अंदर आपके हाइफी फ्यूज कर जाती हैं। ऐसा समझो हाइफी ही गैमेट की तरह काम कर रही हैं, तो अलग से गैमेट ना फ्यूज करके हाइफी से हाइफी मिल जाती है बेटा आपका, ठीक है ना। तो प्लाज्मोगैमी हुई बेटा, दो सेल्स इनकी किसकी? हाइफी की आपस में मिली बेटा, और क्या हुआ? अल्टीमेटली डाइकैरियन फेज बना दिया, जो अल्टीमेटली क्या बना देंगे? बेसिडियम। फिर यही बेसिडियम क्या बनाएंगे? आपके बेसिडियो स्पोर्स, जो कि कैसे बनेंगे बेटा? आपके एक्सोजीनस बेसिडियम के ऊपर उगेंगे। तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया शायद, ठीक है ना। बेस का नाम क्या हो गया? बेसिडियो कार्प। मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया ना तुम्हें? हम बताएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? हम बताएंगे, चिंता मत करो। देखो क्या हुआ खेल ये हुआ बेटा, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, हाइफी हुई बेटा। हाइफी सेम जाति की होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए जीन में, सिंपल बात है भाई। फंगस में फंगस मिलेगा, फंगस में आपका एल्गी थोड़ी ना मिल जाएगा, तो सेम स्पीशीज होना चाहिए, पर जीन डिफरेंट। मेल में मेल थोड़ी ना मिल जाएगा, फीमेल में फीमेल थोड़ी ना मिल जाएगा, मेल अलग फीमेल अलग, तो दो अलग चीज को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए बेटा। एक्सोजीनस होता है, क्या है खेल? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक हाइफी प्लस दूसरी हाइफी, सही है ना, एक मेल को रिप्रेजेंट करेगी, एक फीमेल को, तो सोमेटिक हाइफीज होगी बेटा। ये दोनों हाइफीज आपस में जब मिली तो इनके न्यूक्लियस अभी अलग अलग थे बेटा। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चे? बहुत बढ़िया। फिर ये क्या बना देते हैं? ये आपस में बिल्कुल फ्यूज कर जाएंगे, और जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये बेटा क्या बना देंगे? आपके ये बना देंगे आपके बेसिडियो कार्प। ये क्या कहलाएगा? आपका बेसिडियो कार्प। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब क्या हुआ, मतलब ये मैं उसके बाद की बात, ये डाइकैरियन वाली फेज की बात बता रहा हूँ आपको। आई फ्यूज नहीं, बेसिडियो कार्प हो गई। अब ये जो बेसिडियो कार्प है आपका, ये क्या करेगा? ये आपका ये जो है, ये बेसिडियो कार्प ऊपर आपका ये बनाएगा एक कवरिंग, नाम क्या होगा आपका? बेसिडियम। अब क्या होगा? अब ये होगा आपका कि इसके अंदर ये आपस में फ्यूज करेंगे, क्या बनाएंगे? आपके जाइगोट। उस जाइगोट के बाद ये अंदर जितने भी बने ये सब 2n हो जाएंगे बेटा। अब जब ये 2n हो जाएंगे तो हमें तो बनाना है n बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? मियोसिस। और मियोसिस के बाद अब जो बन के तैयार होंगे वो होंगे सब n, और उन्हीं n का नाम क्या है बेटा? बेसिडियोस्पोर्स। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो कवरिंग है बेटा, ये आपकी अब हट जाएगी, क्योंकि ये कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं एक्सोजीनस। तो ये सब हुए बेटा, होने के बाद ये मैंने कवरिंग बना दी थी बेटा, कवरिंग नहीं बनेगी। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके बेसिडियो कार्प। कोई दिक्कत बेटा? बेसिडियो स्पोर्स सबको समझ में आ गया बच्चे? ठीक है ना? ठीक, ये आपका नीचे माइसीलियम हो गया बेटा, इसके ऊपर ये बेसिडियो कार्प हो गया, आपकी कवरिंग बनी थी आपकी। कवरिंग मतलब वो कवरिंग बार बार बोलते हैं, बेस के ऊपर ये बेस बना था आपका इसके ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर था आपका, उसके अंदर मियोसिस हुआ, और उसके बाद जो बन के तैयार हो गया उसका नाम था बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, सारे स्पोर्स एक्सटर्नली होते हैं, कवरिंग के बाहर होते हैं, इसलिए हम इसको बेसिडियो स्पोर्स को एक्सोजीनस कहते हैं। लास्टली प्रेजेंट होता है बेटा आपका जो आता है वो आता है आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब ये ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं देखते हम। असेक्सुअल मतलब सेक्सुअल और वेजिटेटिव। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि इसके अंदर कभी सेक्सुअल नहीं होती? बेटा एक बात पते की बता दूं मैं आपको, ड्यूटेरोमाइसिटिस में सारे रिप्रोडक्शन होते हैं, बस अंतर यह है कि जैसे वो सेक्सुअल करने लग जाता है ना, हम उसको ड्यूटेरो नहीं बोलते, फिर हम उसको एस्कोमाइसिटिस या बेसिडोमाइसिटिस बोलने लग जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? चीजें क्लियर है?
यानी इसमें भी होता है सेक्सुअल, पर जैसे ही उसमें सेक्सुअल होने लग जाता है हम उसे उठा के और फिर उसको दूसरे वाले फेज में रख देते हैं, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज बहुत देखने को मिलती हैं। इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होंगी बेटा, पर जैसे ही सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगी बेटा हम उसको एस्को या बेस्टोमाइस्टीज में रख देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। उसमें भी सेप्टेट फाइज आपका हाइफी होती है, इसमें भी सेप्टेट है। सेप्रोफिटिक मोड में वो भी सड़े गले चीज़ों पर रहना शुरू कर देता है, ये भी रहना शुरू कर देता है, वो भी डिकम्पोजिशन काम करता है बेटा। उसका मोड और फंक्शन सेम है, इसका भी मोड और फंक्शन मैं बताया था ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइट, काम होता है डिकम्पोजिशन, सब काम सेम टू सेम होते हैं बेटा। ये भी मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, वो भी मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है बेटा आपका। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव होता है आपका, सेक्सुअल इसके अंदर नहीं होता है। जैसे ही होने लग जाता है तो हम उसको ड्यूटेरोमाइस्टीज में रख देते हैं, उसको हम किसी और फेज में, सेक्सुअल होते ही हम उसको किसी और क्लास के अंदर रख देते हैं। और वो क्लास कौन सी होती है बेटा? आपकी एस्कोमाइस्टीज और बेस्टोमाइस्टीज। समझ में आई बात नहीं आई? हमेशा फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसकी परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल ही कहलाती है, ध्यान रखना, असेक्सुअल नहीं। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिसमें से वो स्पोर्स निकलने वाला बेस बनेगा, फिर आगे चल के स्पोर बनेगा बेटा। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन वाली बात? ठीक, वही बात है। जैसे इसमें सेक्सुअल फेज हमने देखी, हमने ड्यूटेरोमाइस्टीज को देखी, जैसे उसके अंदर हमने उसे उठाया और मूव कर दिया एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज के अंदर। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें किसके द्वारा होते हैं बेटा? कोनिडिया। कोनिडिया कौन से होते हैं? जो बाहर प्रेजेंट होते हैं आपके, एक्सोजीनस होते हैं आपके, और आपके बेस पर पाया जाता है, समझ में, कोनिडियोफोर पर पाया जाता है आपका। मैंने बताया आपको ये भी सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजिशन, पैरासिटिक, ये सब इसके अंदर पाया जाता है बेटा। क्या समझ में आया आपको? एग्जाम्पल्स याद करने, सब सिमिलैरिटीज थी बेटा। क्या समझे? फाइकोमाइस्टीज अलग है, एसेप्टेट, बेसिडोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज और एस्कोमाइस्टीज है बेटा सेप्टेट। इनके अंदर सेक्सुअल होगा, ड्यूटेरो में सेक्सुअल होता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है बेटा। किसी को भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन करी है, एनसीईआरटी की एक एक बात आपको समझाने की कोशिश करी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं बेटा, दो चीजें समझो आप। एक होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, एक होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। सेक्सुअल कांटेक्ट में गैमीट फ्यूज करेगा, ध्यान रखना बेटा, तब जाके बच्चा बनेगा। और इसके अंदर गैमीट फ्यूज नहीं करेगा, पर फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसा किसमें था बेटा? हाइफी। अभी बात बताई थी मैंने आपको, बिल्कुल सही बात। हाइफी इसमें आपस में फ्यूज कर जाएंगे, मैंने कहा था उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, जिसमें मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, वो हो गया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। ये दो वर्ड एनसीईआरटी से हटके थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको बेटा। अच्छे अच्छे कमेंट्स टेलीग्राम पे लिख के हमारी एनर्जी बूस्ट करें, कोई ज़रूरत हो वो मुझे बताएं आपको। और अब हमारी वो बूस्ट योर नॉलेज सीरीज आप ज्वाइन कर लें। ख्याल रखिएगा बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए सायोनारा।